गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और क्या हमको उसमें पढ़ना है। देखिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा, हमें आना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए टेक्निक बाय विच वी कैन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद मैटर। इसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिसमें हम किसी भी मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इंटरेक्शन से उस मैटर की, उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई या डिटरमाइन करते हैं। तो हमने दो चीजें बात की है, कोई कंपाउंड है, इसकी स्ट्रक्चर को अपन को डिटरमाइन करना है। इसकी स्ट्रक्चर को क्या करना, डिटरमाइन करना। और उसको डिटरमाइन करने की जो टेक्निक है, और वो टेक्निक में अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इस कंपाउंड के बीच में अगर इंटरेक्शन करवाया जाए, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इस कंपाउंड के बीच में अगर इंटरेक्शन हो और उस इंटरेक्शन के द्वारा हम इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करें, तो ये जो टेक्निक कहलाएगी, और ये टेक्निक कहलाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए टेक्निक बाय विच वी कैन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ organic and inorganic compound by using electromagnetic waves interaction with compound। तो इसके साथ इंटरेक्शन करवाएंगे हम और उससे इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करेंगे। तो ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने में हमें एक टर्म आई है यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, तो उसको पहले समझना जरूरी है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। देखिए waves in which magnetic and electric component are perpendicular to each other and also perpendicular with propagation of the wave। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो टर्म है, एक है इलेक्ट्रो और एक है मैग्नेटिक। यानी इसमें दो तरह के कंपोनेंट रहेंगे। तो दो तरह के कंपोनेंट कौन सा, एक है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक है मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट जिस वेव में होंगे, और उसके लिए कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। देखिए कोई भी वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ये डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन पे, एक्स एक्सिस पे जो है वो वेव प्रोपोगेट कर रही है, और वेव की डायरेक्शन क्या है, ये। अगर उस वेव में दो कंपोनेंट में बात कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है, देखिए आप ये है इलेक्ट्रिक, और ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कौन से एक्स पर है, वाई एक्स पर। ये एक्स एक्स पर क्या हो रहा है, वेव जो है वो प्रोपोगेट हो रही है, वेव की डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस पे, और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ये
जो किस पे है, वाई एक्स पे जो है होगा। वाई एक्सिस ये वाली है, ये कौन सी है, वाई एक्सिस। और इसके सामने की तरफ जो निकल रही है, एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये सामने की तरफ जो निकल रही है वो है जेड एक्सिस। ठीक है, तो देखिए अब ये जो है एक्स अक्ष पर जो है वो वेव प्रोपोगेट हो रही है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है वो वाई एक्स पर है, और अगर उसका मैग्नेटिक कंपोनेंट है अगर वो जेड एक्स पर हो, देखिए इस तरह से, तो इसको मैं इस तरह से शो कर देता हूं। अगर ये जो है ये जेड एक्सिस पर हो, यानी कि यो हो, यो वाई एक्स यो है उस पर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और ये जेड एक्स पर ये मैग्नेटिक कंपोनेंट और वेव यूं आ रही है, तो ये तीनों जो है और वो क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। ये हो गया मैग्नेटिक कंपोनेंट, मैग्नेटम, और ये किस पर हो गया, ये हो गया जेड एक्सिस पर। देखिए आप, देखिए मैंने क्या कहा कि ये वेव है और ये एक्स एक्स पर प्रोपोगेट हो रही है, और उसमें दो कंपोनेंट है, एक है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, एक है मैग्नेटिक कंपोनेंट। ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये वेव प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है, एक्सिस है, उसके भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये वेव जो कहलाएगी वो कहलाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात क्लियर है यहां तक? तो ये हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कितने टाइप की होती है, कौन कौन से उसके टाइप है, और उनकी एनर्जी ऑर्डर क्या है, और उनका क्या क्या यूजेज है। चलिए बात करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये ब्लैक बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा है, तो इस ऑर्डर को मैंने यहाँ कंटिन्यू कर दिया है। देखिए, ऑडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, IR वेव्स, विजिबल, यूवी, एक्स रे, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर किस चीज का है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का, इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये एनर्जी जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। मतलब ये हुआ कि ऑडियो रेज से ज्यादा रेडियो वेव्स की एनर्जी होती है, माइक्रोवेव्स की एनर्जी रेडियो वेव से ज्यादा होती है, IR की माइक्रोवेव से एनर्जी ज्यादा होती है। अब एनर्जी जो बढ़ती जा रही है, तो आप लोगों ने एक रिलेशन देखा होगा, E बराबर hν इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू hc न्यू बार। यहाँ पर E एनर्जी है, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, c वेलोसिटी है, लाइट वेलोसिटी, लैम्डा जो है ये वेवलेंथ है, जिस वेव्स की हम बात कर रहे हैं, जिस वेव्स की बात कर रहे हैं उस वेव्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, न्यू उस वेव्स की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, लैम्डा उस वेव की लैम्डा जो है उस वेव की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, न्यू बार उस वेव की वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है।
तो ये सब चीजें जो है वो किसी एक ही वेव से रिलेटेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो है, एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके वेव नंबर की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो लैम्डा की, यानी उसकी वेव लेंथ की। तो एनर्जी जो है वो इस तरह से बाकी चीजों से, उसकी फ्रीक्वेंसी से, उसके वेव नंबर से और उसके वेवलेंथ से इस प्रकार से कोरिलेट रहती है। चलिए अब हम इन वेव्स की बात करते हैं। हमने कहा कि इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। एनर्जी इंक्रीज हो रही है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही, एनर्जी इंक्रीज हो रही, इसका मतलब ये उसका वेव नंबर है। अब वेव नंबर भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वेव नंबर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वेव नंबर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद हम बात करें कि लैम्डा पर क्या फर्क पड़ेगा, या लैम्डा किस तरह से चेंज होगा, तो लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए लैम्डा जो है यानी कि वेव लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जा रही है इधर से इधर जाने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरे जो होती है, वो हम जब एक्सरे करवाने जाते हैं तो उसमें काम आती है। कॉम्पटन इफेक्ट में भी जो है एक्सरे के द्वारा ही कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, तो वहां पर काम आती है। देखिए यूवी और विजिबल जो है, यूवी और विजिबल जो रेज होती है, ये इन सब में से ऊपर वाली जो मैं लाइन लिखी है उन सब में से हाई एनर्जी की वेव जो होती है, और हाई एनर्जी की वेव जो होती है जब ये किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट होती है तो उस मैटर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवा देती है। क्या करवा देती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवा देती है, यानी उस मैटर के साथ इंटरेक्ट होंगी तो उस मैटर में जो कंपाउंड है उस कंपाउंड के इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हो जाता है और वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चली जाती है। तो ये जो है काम कौन सी वेव्स करवा देती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यूवी और विजिबल रेज करवा देती है। इसलिए इनकी वजह से जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट होती है वो होती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, और उसकी वजह जो है वो है ड्यू टू द यूवी और विजिबल। नेक्स्ट बात करते हैं हम आईआर वेव। आईआर जो वेव होती है इनकी एनर्जी जो है अब वो यूवी और विजिबल से कम होती है, इसलिए ये जब किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट होती हैं तो वहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं करवा पाती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में नहीं भेज सकती हैं। मतलब ये हुआ कि वहां पर मोलिकुलर ट्रांजिशन नहीं होता नहीं होता। तो तब ये क्या करवा सकती है, ये उस मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं, बॉन्ड जो बने हुए हैं एटम्स के बीच में, उनमें वाइब्रेशन करवा सकती है। क्या करवा देती है, वाइब्रेशन करवा देती है। वाइब्रेशन यानी मॉलिक्यूल में क्या होने लग जाता है, जैसे ही ये रेज किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट होती हैं तो उसमें वाइब्रेशन होने लग जाता है, और इस वाइब्रेशन के कारण जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट होती है उसको हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं SPECT, स्पेक्ट्रोस्कोपी के शॉर्ट में लिख दिया, तो उसको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन हो रहा है, इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और ये आईआर वेव्स के मैटर के साथ इंटरेक्शन से होता है, और इन आईआर वेव्स जो हम बार बार कह रहे हैं इसका पूरा नाम है इंफ्रारेड।
इंफ्रारेड वेव्स, यानी कि IR वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स एक ही बात है। उनकी वजह से IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो होती है उनकी एनर्जी जो है वो IR वेव से भी कम होती है, इसलिए यहाँ पर वाइब्रेशन भी नहीं हो पाता और अपने ही अक्ष पर जो एटम्स का रोटेशन हो जाता है। क्या होता है? रोटेशन होता है, और रोटेशन की वजह से जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट होती है उसको कहते हैं माइक्रोवेव या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जो कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशन होता है इसलिए इसको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। जो माइक्रोवेव्स के इंटरेक्शन के साथ में मैटर के इंटरेक्शन की वजह से जनरेट होती है। तो ये है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो माइक्रोवेव के मैटर के साथ इंटरेक्शन से जनरेट होती है। नेक्स्ट जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी और नेक्स्ट जो वेव्स है वो है रेडियो वेव्स। जो ये रेडियो वेव जो होती है इनकी एनर्जी माइक्रोवेव से भी कम होती है, काफी कम एनर्जी होती है, इसलिए इन वेव्स के इंटरेक्शन से न्यूक्लियर स्पिन होता है। न्यूक्लियर स्पिन का मतलब हुआ कि न्यूक्लियस जो है उसमें स्पिन होता है, वो रोटेट होता है। तो न्यूक्लियर स्पिन होता है। न्यूक्लियर स्पिन होगा किनकी वजह से? रेडियो वेव्स की वजह से। तो ये रेडियो वेव जो है उनकी वजह से न्यूक्लियर स्पिन होता है। तो न्यूक्लियर स्पिन की वजह से जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट होती है उसको कहते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये इसका पूरा नाम है। तो ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हमने एनर्जी का ऑर्डर बता दिया और उसमें वेवलेंथ का क्या ऑर्डर रहेगा, फ्रीक्वेंसी का क्या रहेगा, वेव नंबर का क्या ऑर्डर रहेगा और कौन सी वेव से क्या काम होता है और कुछ काम की वजह से कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट होती है, वो सारा डिस्कशन हमने यहाँ पर किया है। इस चैप्टर में हम ये जो वाली ये है रेडियो वेव से जो न्यूक्लियर स्पिन हो रहा है और उससे जो NMR स्पेक्ट्रम जो जनरेट हो रहा है, तो हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी रीजन कौन सा है? रेडियो वेव रीजन है और न्यूक्लियस में स्पिन होता है, उस वजह से जनरेट होती है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम इस चैप्टर में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। हम इसको नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।